हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला टॉपिक कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी यूनिट में हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो आप बच्चे कृपया करके अच्छे तरीके से कूलॉम्स लॉ को समझें। ठीक है, उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उन पर ध्यान रखें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और पढ़ने के पहले आप बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया करके उसे लाइक करिए। तो हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ सबसे पहले आता है, तो हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ है क्या, मतलब इसने क्या शो किया है। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी अगर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चार्जेस होते थे, अगर वो लाइक चार्जेस होते थे तो वो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, अनलाइक चार्जेस होते थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अट्रैक्ट कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स जो लग रहा था उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कूलॉम्स लॉ हमें बताता है। ये जो लॉ है इसमें ऐसा होता है, इसलिए इसे पढ़ा जाता है। लाखों हजारों एक्सपेरिमेंट होने के बाद में हमें ये पता चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, क्या कंडीशन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, हम लोगों को इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहली कहानी कूलॉम्स लॉ बताता है हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या शो करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बताता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्जन का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चर्चा करें बेटा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज ले लिए Q1 चार्जेस, और दूसरा एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव ही है, उसको ले लिया हमने Q2। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी आती है हम लोग के पास में कि Q1 एंड Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, तभी ये कूलॉम्स लॉ जो है वो अप्लाई होगा। अगर आप ये सोचें कि कोई किसी बॉडी पे चार्ज रख दिया, कोई स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज ले लिए हमने, यहाँ पे 2 स्फीयर ले लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये काम करना बंद कर देगा। इस चीज को आपको समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ यूज होता है कब, जब पॉइंट चार्जेस होते हैं। Q1 Q2 को हम लोग पॉइंट चार्जेस लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, हम सारे बच्चे जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिपल करते हैं। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस आपको सीखनी है क्या, कि अगर हम लोग देखें ये Q1 और Q2 हो गए हम लोगों के पास में, Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही रिपल होता है, दोनों रिपल होते हैं। ठीक है, अगर Q2 वाला Q1 को रिपल करेगा तो Q1 जाएगा इस तरफ और Q2 जाएगा इस तरफ, और दोनों इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, दोनों मूव कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि पहले वाले चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। इसका मतलब इसे लिखते हैं फोर्स ऑन 1 या फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये डायरेक्शन होगी F12 फोर्स। यहां पर हम लोग लिखते हैं F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा होता है वो नंबर हम लोग पहले लिखते हैं, और जो फोर्स लगा रहा होगा उसको हम कहां लिखेंगे, बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये केसेस आते हैं हम लोग के पास। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, तो अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो आता है हम लोग के पास में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है, ये हम लोग यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कि अगर जो भी चार्जेस होंगे Q1 Q2, जैसे कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो जरा कि अगर Q1 Q2 एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, Q1 की वैल्यू बढ़ाओ तो रिपल्सन ज्यादा करेगा, Q2 की वैल्यू बढ़ाओ तो भी रिपल्सन ज्यादा करेगा। इसका मतलब अगर आप इसे ऐसा ना पढ़ना चाहो तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2। मतलब कि अगर चार्जेस बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज की वजह से ही तो वो रिपल कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो हम लोग के पास में आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं। और दूसरा आता है बेटा क्या, कि F जो है बेटा, जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो डिस्टेंस है Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, उनकी डिस्टेंस का इनवर्सली जो होता है वो फोर्स होगा स्क्वायर के। ठीक है, मतलब क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। जो भी हम लोग के पॉइंट चार्जेस होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उनके इनवर्सली इसके स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बनाएं बेटा तो नॉर्मली लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आ गया। ठीक है, सारे बच्चों को पता है कि प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट आता है, F इज इक्वल टू कितना आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सब लोग बेटा अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझें कि जो भी चीज कांस्टेंट आती है वो अपने अगल बगल वाली चीजों पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फोर्स जो है
Q1 Q2 R पे डिपेंड कर रहा था, अभी हम लोगों ने यहाँ से सीखा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें K की वैल्यू, जो K की वैल्यू आएगी बेटा ये हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। हम लोग अभी एयर और वैक्यूम की चर्चा कर रहे हैं, मीडियम की चर्चा हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में करेंगे, तो वहां पे हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एयर और वैक्यूम में, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस को या तो आप एयर में रख दो या फिर वैक्यूम में रख दोगे, तो जो K की वैल्यू होगी, ठीक है, वो लेके चलेंगे हम लोग। तो K जो होगा बेटा वो चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही फोर्स पे डिपेंड करेगा, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना। तो जो हम लोगों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, हम लोगों का मीडियम, ठीक है, इन विच चार्ज विल बी प्लेस्ड, जिनमें हम लोग चार्ज को प्लेस्ड करते हैं जिन मीडियम में, उस मीडियम पे कौन डिपेंड करेगा, K डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम लोग चर्चा करें बेटा K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ये कंडीशन होती है बेटा किसमें, एयर में, या फिर हम इसे लेके चलते हैं वैक्यूम में, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा समझें, K की वैल्यू 9 × 10⁹ आ रही है, ऐसा यूनिट बनानी है बेटा। ऐसा यूनिट बनाने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। K की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हो, FR² अपॉन में Q1 Q2, हाँ जी, ये सिंपल सी चीज है। F इंटू में क्या आ जाएगा, R² Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। अब बेटा वो ऐसा यूनिट वाला फॉर्मूला लगा दो, न्यूटन डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, चार्ज का होता है कूलम इंटू में कूलम, तो पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा, ये सिर्फ अभी ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तो ये हम लोगों के पास में ये फॉर्मूला आ जाता है F = K Q1 Q2 R²। और डेफिनेशन जो आप लोगों को बेटा CBSE बोर्ड में जो मिलती है, ठीक है, मेंस और बेटा नीट में तो जरूरत नहीं होती डेफिनेशन की, लेकिन अगर आपके बोर्ड में जैसे डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, यहाँ से बनाते हैं क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हो, रटना नहीं है, ठीक है। दूसरी कहानी K की बात करते हैं बेटा। K की जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/4πε0, ठीक है, जैसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, ये वाली जो वैल्यू, और नॉट रिप्रेजेंट करता है कि जो चार्जेस है वो एयर और वैक्यूम है, मतलब या फिर आप ऐसे ले लो कि नॉट का मतलब होगा कि जो चार्जेस रखे गए हैं वो एयर में रखे गए होंगे या फिर वैक्यूम में रखे गए होंगे, ठीक है। तो यहां से, तो अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो आएगा 8.85 10⁻12। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे थोड़ा सा समझो, एप्सिलॉन नॉट और K की बेटा ऐसा यूनिट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी, इसको पलट दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर कभी ऐसे लिख लो, नॉर्मली है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना हो उस तरीके से आप जो है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बेटा वैल्यू की बात कि अगर हमें फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया, रिलेशन आ गया, कितना आया अपने पास में, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये कंडीशन है एयर की, किसकी बेटा, एयर की, एयर में फोर्स लग रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर हम लोग मीडियम की बात करें तो मीडियम में जैसे ही आपने चार्जेस को रख दिया होगा तो उस कंडीशन में Q1 Q2 और R अगर सेम रख दिए हमने तब भी फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। वहां पे अगर तुम लोग थोड़ा सा याद रखो, तुम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल लिखते हो बेटा उसके आगे, क्या यूनिवर्सल, हमेशा कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप किसी मीडियम में रखो चाहे कहीं रखो, G की वैल्यू फिक्स होती है। K की वैल्यू ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखें, समझे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमेशा मीडियम पर डिपेंड करता है। तो 4π भी कांस्टेंट रहेगा अगर हम लोग देखें तो K की वैल्यू अगर आप यहां से समझो K = 1/4πε0 है, तो 4π तो कांस्टेंट रहता है, मतलब ε0 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ε0 की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, किसमें, अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू देता है। ये जो वैल्यू है बेटा ये किसकी, किसमें है बेटा, ये एयर में है, ठीक है, ये एयर की ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट कांस्टेंट इसके बाद में वर्ड आएगा हम लोगों के पास में, एक नया टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि फोर्सेस जो है उसकी वैल्यू कम क्यों हो जाती है, ε0 किस तरीके से डिपेंड करता है मीडियम पे और नेचर पे, और क्या कंडीशंस होती हैं उसकी, ठीक है। तो ये केसेस हो गए हम लोगों के पास में, ठीक है। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है तो उसे इससे रिलेट ना करें, ठीक है। दूसरी कहानी बेटा अगर हम लोग यहाँ पे समझे, कूलॉम्स लॉ जो है बेटा हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं
कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज पर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। कूलॉम्स लॉ किन किन चीजों को शो करता है, किन किन को नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं बेटा आगे क्या होती है कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली कहानी आती है, हम लोग इसमें बोलते हैं कि ये सेंट्रल फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। दूसरी कहानी आएगी बेटा कि ये जो होता है, जो इसका फोर्स लगता है वो लगेगा एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं कि कहीं भी लग जाएगा, जहां लाइन ज्वाइनिंग करोगे आप सिर्फ वहीं पर लग रहा होगा, ठीक है। तीसरी कहानी, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, ठीक है। इतनी कहानी आपको सुननी है कूलॉम्स लॉ में, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहली कहानी अगर हम लोग देखें बेटा Q1 Q2 की बात करें, ठीक है। ये हो गया अपने पास में चार्ज Q1 और यहाँ पे एक चार्ज आ गया Q2, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई है R, ठीक है। सबसे पहली कहानी सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस में सिंपली बेटा अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम इसे सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। सबसे पहली कहानी आपको सुननी है बेटा कि अगर हम लोग देखें तो फोर्स कहीं भी लग सकता है। देखो जरा, ऐसा हो सकता है क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर बना देते हैं हम लोग, कहते हैं नॉर्मली चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहली कहानी आती है बेटा कि इन्हें सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है कि जो फोर्स लग रहे होंगे वो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि Q1 Q2 को फोर्स लग रहा है तो Q2 यहाँ पे फोर्स लगाएगा और Q1 यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। अगर आप देखो जरा बेटा तो ये अगर हम इसे एक्शन मान ले तो ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, तो न्यूटन थर्ड लॉ भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस तो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? उसका रीजन था, देखो जरा समझो कि जब भी किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है तो वो हमेशा आपको याद रखना है एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। कैसा होगा? एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब जहां से लाइन ज्वाइन की होगी वहां पर ही फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी पे फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा F12 वेक्टर और इस पे लगेगा F21 वेक्टर, ठीक है। तीसरी कहानी आती है एक्शन रिएक्शन पेयर। तो उस टाइम पे बोला गया कि हाँ भैया ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर है तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे अगर Q1 को एक्शन लग गया और Q2 को रिएक्शन लग गया, लो भैया, ठीक है। इस केसेस में आप ये कह सकते हो कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बेटा नॉर्मली पहले लोग क्या लिखते थे कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अगर आप सही तरीके से देखो तो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं और साथ में लिखा जाता है कि फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे वो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं होंगे। इस चीज को आप समझो। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा सही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि फोर्सेस कहाँ लगेंगे, तो ऐसे लगते हैं, ठीक है, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगर ये एक्शन हो गया तो ये हम लोग क्या मान के चलेंगे, रिएक्शन मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब एक बॉडी पे अगर Q1 को यहाँ पे फोर्स लगा तो Q2 को वहां पे फोर्स लगेगा। इस चीज को याद रखो। और अब सब बच्चों को पता है कि अगर एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं तभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक कहानी और बेटा हम लोग सुन सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक है। वो वैसे हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी भी अगर तुम लोग सुनना चाहो तो अभी भी सुन सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों ने सुना होगा बेटा 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा फोर्स जो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय द बॉडी और चार्ज डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर एक बॉडी जो है अगर वो मूव कर रही है तो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ थी और फाइनल पोजीशन का, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, देखो हम यहाँ पर एक बेटा यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं, Q1 वैक्यूम में ही है और यहाँ पे चार्ज ले लिया, Q2 इसको रेडियस मान लो बेटा, ये R बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये हो गया Q2 और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई R और ये भी हो गई R, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा पता है? तो सर K Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ से भी देख के आया बेटा, ये आर्क होगी तो यहाँ से यहाँ ये रेडियस होगी, ये हम लोगों का सेंटर हो जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ पर भी अगर Q2 चार्ज पहुंच जाएगा तो भी फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगेगा। कह दो हाँ सर सही बात है। तो मतलब कि दोनों जगह बेटा फोर्स कैसा लग रहा है, बराबर बराबर लग रहा है। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये करता है किस पे है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। हमने सिर्फ यहाँ देखा कि इनके बीच की डिस्टेंस बची कैसी थी। अब तो ये जो चार्ज है बेटा वो ऐसे भी आ सकता था, वो ऐसे भी आ सकता था वो ऐसे भी आ सकता था, उसके अपने अपने तरीके होते हैं, वो कैसा भी आ सकता है चार्ज, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर Q1 Q2 होगा आपके पास में, Q2 चार्जेस है तो वो कैसे भी आ सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कूलॉम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन जो होता है और रिपल्जन जो लगेंगे बेटा वो एक कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है।